अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्कोर्स। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है डिस्कोर्स एनालिसिस। इसका कोड है ENG 305 BS इंग्लिश का है। इस डिस्कोर्स का तमाम सिलेबस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 3 तरह के कॉलम है, मतलब 3 पार्ट की ये वीडियो होगी। इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर हम पहले 2 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिर जो सेकंड पार्ट इस डिस्कोर्स का आएगा उसमें ये 2 सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें लास्ट 2 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कोर्स और सेंटेंस के रिलेशन को पढ़ेंगे, ग्रामर, विद इन एंड बियॉन्ड सेंटेंस पढ़ेंगे, लैंग्वेज इन एंड आउट, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, स्पोकन रिटन डिस्कोर्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ कोहियन और कोहिरेंस को भी पढ़ेंगे जिसके अंदर फॉर्मल और कॉन्टेक्चुअल लिंक या कोहेसिव डिवाइसेस और कोहेरेंस डिवाइसेस यूज़ होती हैं। यानी कि हम इनफेरेंस तक लास्ट तक पढ़ेंगे। इसको 2 चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी एक आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि डिस्कोर्स का जो लफ्ज़ है वो लेटिन लफ्ज़ है, और इसका लेटिन में डिस्कस वर्ड से निकला है डिस्कोर्स, और इसको कहा जाता है कन्वर्सेशन और स्पीच। कन्वर्सेशन कहा जाता है या स्पीच कहा जाता है। एक लैंग्वेज होती है, एक कोई भी लैंग्वेज हो, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश ले लेते हैं, उसके 2 डोमेन हैं। एक टेक्स्ट या सेंटेंस वाले लेवल की लैंग्वेज होती है, और एक डिस्कोर्स लेवल की लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट या सेंटेंस जो होता है ये सेट ऑफ वर्ड्स होता है, और इसके अंदर मैसेज को डिकोड या इनकोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एसेज हो गए, नोट्स हो गए, कोई भी रीडिंग साइंस हो गए। लेकिन डिस्कोर्स जो होती है एक एक्टिविटी होती है, ट्रांजेक्शन होती है बिटवीन स्पीकर एंड हियरर, या राइटर और रीडर के दरमियान। अब डिस्कोर्स क्या होती है? डिस्कोर्स कोई भी सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, उसको डिस्कोर्स कहा जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि जॉन लाइक्स कॉफ़ी, मोस्ट ऑफ ऑल जॉन लाइक्स कैपेचिनो एंड लाटे, इन कंट्रास्ट मैरी लाइक एस्प्रेसो, दे आर्ग्यू अबाउट अ कॉफ़ी अ लॉट। अब ये 3, 4, 5, 6 सेंटेंसेस का जो मजमुआ है इसको डिस्कोर्स कहा जाता है। डिस्कोर्स का जो मेन और फंडामेंटल बेसिक यूनिट है वो डायलॉग होता है, मतलब 2 लोगों के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन को डिस्कोर्स कहा जाता है। वो कन्वर्सेशन लिखी हुई भी हो सकती है, वो कन्वर्सेशन जो है वो स्पोकन भी हो सकती है। ठीक है। अब लिटरेचर के लिहाज से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिस्कोर्स मीन रिटर्न और स्पीच और रिटर्न नॉर्मली लॉन्गर देन सेंटेंस। सेंटेंस से ऊपर जो लेवल है उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, विच डील विद सर्टेन सब्जेक्ट फॉर्मली। इन अदर वर्ड डिस्कोर्स इज द प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन इंटायरिटी while performing an intellectual activity or inquiry in a particular area or field such as theology of discourse and cultural discourse। अब डिस्कोर्स जो है वो सेंटेंस से बड़ा लेवल है, और एक सेंटेंस जो होता है वो कई वर्ड्स को मिला के बनाया जाता है, और उसको जब कई वर्ड्स मिलके एक यूनिट बनाते हैं तो उसको सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह जब कई सेंटेंस मिलके एक यूनिट बनाते हैं तो उसको डिस्कोर्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब लिंग्विस्टिक्स के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करें तो सच ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस इज नोन एज डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स और सेंटेंस का डिफरेंस वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि सेट ऑफ वर्ड्स जो जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ और एक चीज़ बनाते हैं, यानी कि 5-6 लफ्ज़ जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, कोई मीनिंग या कोई बात कन्वे हो रही होती है। फॉर एग्जांपल वो कमांड भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, और वो उसके अंदर क्लॉजेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट होती हैं, तो वो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन लव्स कॉफ़ी। अब इसके अंदर हमारे पास नाउन भी है, हमारे पास वर्ब भी है, और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। अब इसी के साथ जब मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि जॉन कॉफ़ी पसंद करता है, मैरी जो है वो कैपेचिनो पसंद करती है, ये जो लेंथी सा एक पैराग्राफ था इसको डिस्कोर्स कहते हैं। अब उम्मीद है कि आपको सेंटेंस और डिस्कोर्स का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब सेंटेंस ग्रामर, ये जो टॉपिक है ग्रामर विद इन और बियॉन्ड सेंटेंस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर जो है हमें पता है कि सेंटेंस के अंदर किस तरह ऑपरेट करती है। नाउन होता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडिफायर, कॉम्प्लीमेंट, ये प्रपोजिशन, ये जितने भी हैं ये सेंटेंस के अंदर स्पेसिफिक रूल्स लगाए जाते हैं, और फिर वो एक सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन डिस्कोर्स के अंदर भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे द बॉय एट ऑल मैंगोज,
हिज स्टमक बिकम अपसेट। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं ये ग्रामेटिकली ठीक हैं और ये डिस्कोर्स के हिसाब से, डिस्कोर्स की ग्रामर के हिसाब से भी ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, द बॉय एट ऑल मैंगोज, ये जो है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। द फ्रॉग वॉज इन द पाउंड, ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये डिस्कोर्स के हिसाब से दोनों सेंटेंस खराब है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय एट ऑल द मैंगोज और नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है द फ्रॉग वॉज इन द पाउंड, ये गलत आ गया। मतलब ये कोई एक सेंस नहीं बना रहा, ये कोई मैसेज कन्वे नहीं करना, तो ये डिस्कोर्स के हिसाब से इनकी ग्रामर गलत है। जिस तरह ग्रामर सेंटेंस के अंदर होती है उसी तरह ग्रामर जो है वो डिस्कोर्स को भी इफेक्ट करती है। पिछला सेंटेंस जो होता है वो बताता है कि अगला सेंटेंस कैसे होगा डिस्कोर्स के अंदर, इसी तरह अगला सेंटेंस बताता है कि पिछला सेंटेंस किस तरह से होगा। तो ग्रामर जो है वो सेंटेंस के अंदर भी वर्क करती है, उसके स्पेसिफिक सेट रूल्स होते हैं। इसी तरह ग्रामर जो है वो डिस्कोर्स के अंदर भी उसके स्पेसिफिक सेट रूल्स होते हैं। अगर आपने ग्रामर विद इन सेंटेंस और बियॉन्ड सेंटेंस के बारे में पढ़ना हो तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने नोट्स लिए हैं, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज इन और आउट कॉन्टेक्स्ट क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट एक कम्युनिकेशन के अंदर एटमॉस्फेयर को कहते हैं, या कहा जाता है कि इस जमने में बात की गई है, किस बारे में बात की जा रही है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इन कम्युनिकेशन एंड कंपोजिशन कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज दैट सराउंड एनी पार्ट ऑफ डिस्कोर्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन द मीनिंग, समटाइम कॉल्ड द लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात हो रही है पॉलिटिक्स की तो जुमले भी पॉलिटिक्स जैसे ही होंगे। बात नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान की हो रही होगी, आपको फौरन पता लग जाएगा कि पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जुमले ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनसे एक ऐसी थीम बन रही है, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है जिससे हमें पता लग रहा है कि पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है। अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा करके हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये एक पर्सन को एड्रेस करता है कि किस सेटिंग में बात हो रही है, किस स्टेटस में बात हो रही है, स्पीकर किस स्पीच ऑफ एक्ट को ले रहा है बात करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम वर्ड्स की, स्पेसिफिक वर्ड्स की चॉइस करते हैं जो किसी एक चीज़ से मुशावरत दे रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो बायोलॉजी की बुक पढ़ें तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसके अंदर बात हो रही होती है हार्ट की, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी की, लिविंग सेल्स की। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर थ्योरीज की बात हो रही होती है, क्वांटम की बात हो रही होती है, एटम की बात हो रही होती है, उसके अंदर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी मॉडिफायर्स की बात हो रही होती है। तो हमें पता लग जाता है ये फिजिक्स है और ये बायोलॉजी है। ये किस तरह हमें पता लगता है, उनके कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है। अब स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स दो तरह का होता है, एक रेसिप्रोकल होता है जिसको स्पोकन कहा जाता है, और नॉन रेसिप्रोकल होता है जो मोस्टली रिटन होता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल वो होता है जिसके अंदर सेंटर जो हो वो मॉनिटर कर रहा हो और एडजस्ट कर रहा हो कि रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसको हम कहते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल डिस्कोर्स है। जैसे मैं अभी किसी लड़की से बात कर रही हूँ तो वो रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह अगर कोई आप किसी डेड ऑथर की जिससे आप बात नहीं कर सकते, जिससे आप जवाब नहीं ले सकते, वो नॉन रेसिप्रोकल डिस्कोर्स हो गया। वो ज़्यादातर रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, कोई राइटर मर चुका है, ये चौसर की, अब आप कोई भी इंग्लिश लिटरेचर में किताब पढ़ते हैं तो वो नॉन रेसिप्रोकल डिस्कोर्स हो गया। कोहियन और कोहिरेंस में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आज आप कंफ्यूजन दूर होने वाला है। कोहियन जो होता है ये ग्रामर से रिलेटेड होता है और कोहिरेंस होता है ये भी ग्रामर से रिलेटेड होता है, लेकिन कोहियन सेंटेंस के अंदर होता है और कोहिरेंस डिस्कोर्स के अंदर होता है। कोहियन ग्रामर इन सेंटेंस को कहते हैं और कोहिरेंस जो है वो ग्रामर इन डिस्कोर्स के अंदर कहते हैं। मैं पहले आपको बता के आई हूँ कि डिस्कोर्स के अंदर भी ग्रामर होती है और सेंटेंस के अंदर भी ग्रामर होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोहिरेंस क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस से मुराद है कि जो टेक्स्ट है वो सेंस बना रहा है रीडर की और राइटर की, और उसके बाद वो एक दूसरे से इस तरह रेलेवेंस और एसेसिबिलिटी है उसकी एक दूसरे के ऊपर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि आपकी तरफ मीनिंग कन्वे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, राइटर ने आपको एक पैराग्राफ लिख के दिया है, अब वो पैराग्राफ एक ही चीज़ के बारे में है और वो है लिटरेचर के बारे में, तो सारे सेंटेंस लिटरेचर से रिलेटेड होंगे और इस तरह से बने हुए होंगे, वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होंगे, उनके अंदर इस तरह की कनेक्टिव कंजक्शंस वगैरह एडवर्ब्स यूज हुए हुए होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हुए होंगे कि वो कोहेरेंस पैदा कर रहे होंगे। और कोहियन जो होती है ये ऐसे ग्रामेटिकल यूनिट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो ग्रामेटिकल और लेक्सिकल रिलेशन जो एक सेंटेंस के अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं, 8 एलिमेंट जो मौजूद होते हैं, उनको होल्ड करते हैं टुगेदर और एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं।
इनका डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है यहाँ पे। फिर भी 2-3 डिफरेंस मैंने आपको कहा कि मैं दे दूँ, जैसे कि कोहियन फॉर्मल होता है। फॉर्मल इस तरह होता है कि जो सेंटेंस के अंदर की ग्रामर होती है अगर वो गलत हो गई तो आपका डिस्कोर्स गलत हो ही जाता है। लेकिन डिस्कोर्स के अंदर कभी ऐसा हो जाता है, अगर आप कोई स्टोरी या फिक्शन लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी ग्रामर को फॉलो करें और पूरे रूल्स को, एक सेंटेंस के बाद एक इलॉजिकल सेंटेंस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता। अगर आपने थिएटर ऑफ ज़र्ड पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कोहेरेंस फिर भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोहेरेंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं उन स्टूडेंट को जिनको अभी तक समझ नहीं आए। तो कोहेरेंस, कोहेरर वर्ड है, लैटिन वर्ड, जो जिसका मतलब है स्टिकिंग टुगेदर। कोहेरेंस डिस्कोर्स के अंदर पाई जाती है। एक डिस्कोर्स के अंदर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिला के पैराग्राफ बनाना, पैराग्राफ बना के ऐसे बना देना, इसको कोहेरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, टॉम कहता है मे आई हैव सम मोर, हेलन कहती है येस ऑफ कोर्स, एनी टाइम यू वांट मोर जस्ट गो अहेड। अब यहाँ पे पहले जो है वो फर्ज करें वो केक खा रहे हैं, तो केक खाने के बाद टॉम कहते हैं क्या मैं और ले सकता हूँ, हेलन कहती है हाँ ले सकते हो जब तुम्हारा दिल चाहे। अब ये कोहेरेंस पैदा हो रही है, मतलब सेंटेंस के हम पीछे से पता है कि वो क्या मांग रहा है, केक मांग रहा है। अब इसके अंदर इन्होंने कोई और चीज़ यूज़ की हुई थी, मैंने आपको एग्जाम्पल केक से दी है ताकि आपको समझ आ जाए। कोहियन क्या होता है? कोहियन होता है कि कोहियन क्या होता है? कोहियन ये होता है कि ये वर्ड को वर्ड से मिलाती है ताकि हम सेंटेंस बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स लाइक येलो एप्पल्स, ही ईट्स दैम एवरी डे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो जेम्स को ही से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये कोहियन है, ये कोहिसिव डिवाइस यूज़ की गई है। येलो एप्पल्स को देम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये प्रोनाउन यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, ये कोहिसिव डिवाइस है। ठीक है, कोहियन सेंटेंस के अंदर होती है और कोहेरेंस डिस्कोर्स के अंदर होती है। कोहियन डिवाइसेस को फॉर्मल लिंक्स भी कहा जाता है और फॉर्मल लिंक्स को कोहियन डिवाइसेस भी कहा जाता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट इनसाइड अ लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस के अंदर जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, लॉजिक बनाने के लिए, सेंस बनाने के लिए, उनको कोहियन डिवाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब, पैरेललिज्म, रेफरिंग एक्सप्रेशन, रिपीटिशन, लेक्सिकल चेंज, सब्सटीट्यूशन, इलिप्सिस, कनेक्टिव सच एज कंजक्शन, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। वर्ब क्या होता है? हर सेंटेंस के अंदर वर्ब लाजमी इस्तेमाल होता है। आपको पता है बचपन से वर्ब यूज़ करते आ रहे हो। अब वर्ब जो है वो डिफाइन करता है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर बात हो रही है, आया प्रेजेंट की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, मूसा कहता है कि राइट who is going to arrange the transport? Well, someone gotta do it. राफे कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू, सो मूसा कहता है कम ऑन, यू विल। तो अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट सेंस में बात हो रही है, बहुत सारे वर्ब्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म होता है कि ऐसे कंपोनेंट सेंटेंस के अंदर यूज़ करना जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, मीटर या मीनिंग ऑफ साउंड सेम हो ग्रामेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, लाइक फादर, लाइक सन, या कहा जाए अब इसके अंदर एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ये पैरेललिज्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अक्सर पोइट्री में यूज़ होता है। रेफरिंग एक्सप्रेशन क्या होता है? रेफरिंग एक्सप्रेशन ये होता है कि एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड को बयान कर रहा होता है या एक सिचुएशन दूसरी चीज़ को बयान कर रहा होता है। दीज आर द वर्ड whose meaning can only be discovered by referring to the other word। अगर हमने दोनों वर्ड को अलग कर दिया तो हमें समझ ही नहीं आएगा, दोनों वर्ड को मिला दिया तो समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज पाइन एपल। अब हम सिर्फ पाइन को ख़त्म कर दें अगर और एप्पल रहने दें तो हमें समझ नहीं आएगा कि पाइन एपल पड़ा था टेबल पे, या पाइन रहने दें और एप्पल को ख़त्म कर दें तो हमें पता लगेगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो पाइन एपल के दो वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। अब दो तरह की सेंटेंस के अंदर जो है वो रेफरिंग एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं, एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक। एंडोफोरिक की भी दो टाइप है। एंडोफोरिक जो है वो टेक्स्ट के अंदर यूज़ होता है, टेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनाफोरिक ये होता है कि अगर सेंटेंस के शुरू में कोई बात रेफ़र की जाती है और बाद में उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये एनाफोरिक है। फॉर एग्जाम्पल, असलम लव्स कैट, अब ही ऑल्सो लव्स डॉग। अब ही यहाँ पे आपको पता लग गया कि असलम के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस के अंदर पहले उन्होंने असलम का नाम ले दिया था, उसके बाद उन्होंने ही यूज़ किया, मतलब रेफरेंस जो है वो सेंटेंस में पीछे दिया गया। कैटाफोरिक के अंदर रेफरेंस बाद में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेविंग एट हिम हैप्पीली, अली सा सारा कम आउट। अब हमें पता है कि वेव कौन कर रहा था? अली कर रहा था। किसको कर रहा था? किसी को भी करा था और फिर उसने सारा को आते हुए देखा। अब हमें ये कैटाफोरिक होता है कि रेफरेंस जो है वो सेंटेंस के आगे लेटर मेंशन किया हुआ है। एक्सोफोरिक क्या होता है? ये ऐसा रेफरेंस होता है जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी कि डिस्कोर्स के अंदर सेंटेंस के दरमियान में या स्पीकर की अटरेंस जो आपका कॉन्टेक्चुअल
अटरेंस ऑफ स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल हे, व्हाट आर यू डूइंग. अब हे जो है ये ना खुशी को इजहार कर रहा है, या एक्सक्लेमेशन को इजहार कर रहा है, या सॉरो को इजहार कर रहा है. अब हमें आगे पता लगेगा व्हाट आर यू डूइंग कि वो एक एक्सक्लेमेशन को इजहार कर रहा है. हे व्हाट आर यू डूइंग, वो चौंक के ही कह रहे हैं हे तुम क्या कर रहे हो. ठीक है. अब रिपीटिशन और लेक्सिकल चेंज क्या होता है. रिपीटिशन है रिपीटिशन ऑफ सेम, यानी कि एक लफ्ज़ का बार बार आना एक सेंटेंस के अंदर, ताकि जो रीडर है वो फोकस रहे मेन पॉइंट के अंदर. फॉर एग्जांपल मॉडर्न आर्ट इज़ गुड, आई लव मॉडर्न आर्ट, डू यू लाइक मॉडर्न आर्ट. अब मॉडर्न आर्ट के बारे में जिक्र हो रहा है, मॉडर्न आर्ट का वर्ड बार बार यूज़ किया जा रहा है. लेक्सिकल चेंज क्या होती है. लेक्सिकल चेन इज ऑल्सो रिपीटिशन बट नॉट रिपीटिंग द सेम वर्ड और फ्रेज एज एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव इन मैथ्स. अब मैथ्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दे आर ट्रेडिशनल नैरेटिव. अब मैथ्स को ट्रेडिशनल नैरेटिव कह दिया है. इन शॉर्ट अ सेट ऑफ बिलीव. अब मैथ्स को सेट ऑफ बिलीव कह दिया है. दे आर वेरी रियल फोर्सेज इन लाइफ. अब यहाँ पे बात एक ही चीज़ की हो रही है. ऐसे बिलीव जो आधे सच और आधे झूठों, पहले उनको मैथ कह दिया, फिर ट्रेडिशनल नैरेटिव कह दिया, फिर आ सेट ऑफ बिलीव कह दिया. ये लेक्सिकल चेन है. सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. किसी भी लफ्ज़ की जगह पे सो, डू या वन यूज़ कर देना. फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक मैंगो. अब मैंगो को हम इस तरह सेंटेंस बने आई लाइक मैंगो या येस आई थिंक आई लाइक मैंगो, तो ये लंबा हो जाएगा. अगर हम सिर्फ ये कहते हैं येस आई डू, अब यहाँ पे मैंगो जो है वो रिप्लेस हो गया डू से. येस आई थिंक सो, ये सब्स्टिट्यूशन होता है. इलिप्सिस क्या होता है. इलिप्सिस है ओमिशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और अ वन वर्ड इन अ सेंटेंस. ओमिशन मतलब एक चीज़, एक वर्ड को हटा देना. फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, येस आई वुड. अब कप ऑफ कॉफ़ी को मिटा के येस आई वुड दे दिया. ठीक है. बाकी भी एग्जाम्पल देख लें. कंजक्शन क्या होती है. कंजक्शन 7 लफ्ज़ों को कहा जाता है जिनको हम फैन बॉयज़ की तरह याद करते हैं. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ये सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग. अब 2 लफ्ज़ों को इसने जोड़ा. एंड जो है कंजक्शन है. एडवर्ब और प्रेपोजिशन. एडवर्ब जो फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब्स आपको पता है कि एडवर्ब क्या होते हैं और किसके साथ यूज़ होते हैं. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी बिफोर इट्स टू लेट. अब बिफोर जो यहाँ पे एडवर्ब है जो सेंटेंस को जोड़ा है. प्रेपोजिशन क्या है. द एप्पल इज़ ऑन द टेबल. अब ऑन प्रेपोजिशन का वर्ड है तो ये सेंटेंस को जोड़ा है. एडवर्ब्स भी आप याद कर लें और प्रेपोजिशन भी याद कर लें कि कौन कौन से वर्ड हैं. लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कंटेक्चुअल लिंक, जिसको हम कोहेरेंस डिवाइसेस भी कहा जाता है. मैंने आपको बताया था कोहेरेंस डिस्कोर्स के अंदर पाई जाती है, मतलब सेंटेंस जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है. इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि जो ये ग्रामर से बिल्कुल ग्रामेटिकल फैक्ट से हट के आउटसाइड लैंग्वेज का नॉलेज होता है, जो हमारे दिमाग में सोसाइटी या कल्चरल या रियल वर्ड स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल इसकी 4 तरह की टाइप्स होती हैं. रेफरेंस, प्री सपोजिशन, इम्प्लीकेचर और इन्फेरेंस. रेफरेंस क्या होता है कि किसी राइटर या जो स्पीकर है वो आपको कोई पुरानी बात से कोई तशबीह या कोई रेफरेंस दे रहा है या कोई ऐसा पास्ट के बारे में बात कर रहा है जिससे आपके जहन में कोई भी चीज़ आ जाए. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार की बात, आज का माहौल ऐसा हुआ है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 का था. अब आप वर्ल्ड वॉर 1 में जो हुआ था आप वो आज इमेजिन कर सकते हैं कि हुआ था. ये रेफरेंस देना होता है. फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस दिया जाता है डू यू रिमेंबर 2010 फ्लड. बिल्कुल वैसी सिचुएशन हुई भी आज भी, तो ये उसने 2010 का रेफरेंस दिया हुआ है. पुरानी कोई बात जिसका इसको कहते हैं कि अभी मुझे उर्दू में इसका लफ्ज़ दिमाग में नहीं आ रहा, ये आप मुझे बताएं कमेंट में कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं. प्री सपोजिशन क्या होता है कि कोई बात आपने पहले ही सोच रखी है. ये अजम्पशन होती है रीडर की कि भाई ऐसा हो सकता है. फॉर इसकी 4 तरह की यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है. एग्जाम्पल प्री सपोजिशन की देख लें कि जॉन नो लॉन्गर्स राइट फिक्शन. अब हमें इससे ये ज़रूर पता लग जाता है कि जॉन कभी फिक्शन लिखा करता था. इसकी 7 तरह की टाइप्स हैं. एक्सटेंशियल, फैक्टिव, नॉन फैक्टिव, लेक्सिकल, स्ट्रक्चर और काउंटर फैक्चुअल. इम्प्लीकेशन अक्सर इसकी टाइप नहीं पूछी जाती. जो क्वेश्चन सेटर होता है वो इतनी डीप नहीं जाएगा और आपसे नहीं पूछेगा प्री सपोजिशन की टाइप बताएं, फिर भी आप इसको याद करके जाइएगा. इम्प्लीकेचर क्या होता है. इम्प्लीकेचर ये होता है कि समथिंग दैट स्पीकर सजेस्ट और इम्प्लाई इन अटरेंस. वो इस तरह से बात करता है कि उसके एक्सप्रेशन में कोई तंज होता है, स्टाइल होता है. अक्सर आयरनी स्टाइल जो होते हैं इसी इम्प्लीकेचर को यूज़ करके बनाए जाते हैं. या कोई भी ऐसी बात हो गई, फॉर एग्जाम्पल राइटर लिख रहा है कि मिस्टर जैद इज डेड. अब उसे वो उनके फ्यूनरल में खड़ा और कह रहा है मिस्टर जैद मर गए हैं, बट यू नो ही लिव्ड अ सेंचुरी. लेकिन वो यहाँ पे एक बात कह रहा है कि वो 100 साल गुजार के मरे, मतलब उसको कोई खासा दुख नहीं है उनके मरने का. 100 साल एक अच्छी ज़िंदगी होती है और इतनी ज़िंदगी काफ़ी होती है इंसान के लिए. तो ये एक इम्प्लीकेशन वाला सेंटेंस है. ये 2 तरह का होता है, कन्वेंशनल और कन्वर्सेशनल.
इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस जो टर्म है ये रेफर करती है कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड क्लूज एंड बैकग्राउंड नॉलेज टू डिटरमाइन द कंक्लूजन और मेक सेंस। फॉर एग्जांपल, राइटर क्लूज छोड़ता है अपने नॉवल ड्रामा के अंदर, प्ले के अंदर, जिससे हमें पता लगता है कि इसकी जो एंडिंग है वो ट्रेजिक होने वाली है या हैप्पी होने वाली है। इस तरह के क्लूज या हॉरर मूवीज़ के अंदर अक्सर जब एक साउंड बनने लग जाती है ड्रॉनी सी, और सीन्स जो होते हैं वो स्लो होने लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि अब कोई ड्रॉनी चीज़ होने वाली है, कोई ऐसा एटमोसफेयर बना रहा है, वो इन्फेरेंस होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लें कि जो सैली है वो अपने घर 4:30 पे आती है, उसे पता है कि उसकी माँ जो है वो घर नहीं पहुंचती 5 बजे तक, तो वो आधा घंटा पहले आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ अब तक नहीं आई होगी, मतलब वो लेट आ रही है, लेकिन उसे पता है कि उसकी माँ कितने बजे आती है, तो वो उससे पहले आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज जो नोट्स हैं इस वीडियो में मौजूद हैं, इसका कोई PDF नहीं है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कॉमेंट में तो मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 2 जो चैप्टर हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।